क्या कभी आपने इस बात पे राय दी ट्रैफिक पुलिस को कि ये जो लोग लड़कों को रोक के उनसे रिश्वत ले रहे होते हैं या चाय पानी के पैसे ले रहे होते हैं, इस पे कभी कोई मशवरा हुआ? क्या आप पानी का कनेक्शन आराम से ले सकते हैं? क्या बिजली का कनेक्शन आराम से ले सकते हैं? तो इसमें भी ले दिया करें। नहीं, हमारा ताल्लुक किससे बन गया? रेस्क्यू का, जिसके ऊपर हमने बड़ी कोशिश की कि ये हमने कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं बैठ के चैलेंज करके बता रहा हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट पहली मर्तबा हमने कमिश्नर हैदराबाद की मीटिंग में दिया कि सिंध के हाईवेज पर हर 40 किलोमीटर बाद एक रेस्क्यू का इदारा होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वहां पर एक्सीडेंट हो तो लोगों की जानों को बचाया जा सके। ट्रैफिक का निजाम उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक शहर से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का खात्मा नहीं होगा। ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने अपना काम तो किया जैसे आपने बताया, लेकिन उसके बाद भी वन वे नहीं रुक रहा, उसके बाद भी डबल पार्किंग हो रही है, उसके बाद भी ऑटोबान रोड पे रोजाना की बुनियाद पे, बल्कि मैं कहूं कि अगर मैंने कल या परसों रात को एक पोस्ट देखी, बस जो है वो रोड क्रॉस करके आ चुकी थी। तो इस तरीके के वाकयात रुक नहीं रहे, फिर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन कहां है? अब आपको ई चालान सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। आप हर जगह पे ना तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल सीन अप्रूव करवा दिए, एक हमने पार्किंग प्लाजा अप्रूव करवा दिया, एक लग चुका गिद्दू में एक पार्किंग प्लाजा, आपका पार्किंग एरिया बन गया 6 नंबर लतीफाबाद में, पार्किंग प्लाजा अप्रूव हो गया जिसकी सिंध हुकूमत ने मंजूरी दे दी, फंड उसके अप्रूव हो गए, मकसद सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी, सही फंड मंजूर हो गए उसके। अब काम मेरे काम में नहीं है ना स्टार्ट करना। आप लोग ये जो काम करवाते हैं इसका फंड्स कहां से आते हैं? फिर आधे से ज्यादा बंदों को मैं जब बात करता हूं कि एसीएमए क्या है तो वो उनको नहीं पता, तो आईसीएमए का नहीं पता हो लोगों को, चार्टेड अकाउंटेंट, वो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर और बस खत्म हो गई कहानी, या वकील बनना है। Welcome to the brand new show Face Behind the Fame with Muslim Bangash on तब्दीली पॉडकास्ट पावर्ड बाय यूनिक मोटरसाइकिल, क्योंकि यूनिक और आप हमेशा का साथ। यूनिक के साथ से हमने पॉडकास्ट को यूनिक किया है और इसी तरीके से यूनिक शख्सियात को मदऊ करते हैं ताकि उनकी जिंदगी की शोहरत के पीछे छुपा चेहरे को आप लोगों तक पहुंचा सकें। आज भी जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मशहूर भी हैं और मारूफ भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि हैदराबाद की आवाम की खिदमत के लिए सरफहरिस्त नजर आते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद मोहतरम जनाब जावेद इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहूं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तब्दीली पॉडकास्ट का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया और जिंदगी के बारे में, खिदमत के बारे में और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके बारे में सवाल जवाब की निशिस्त रखी। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, आज जावेद इकबाल साहब के साथ इसी तरीके की गुफ्तगू रहेगी कि इनकी जो स्टोरी है वो जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जावेद इकबाल साहब हैं कौन, कहां पैदा हुए, तालीम कहां से हासिल की और कहां तक हासिल की? जी, मैं जैसा कि आपने कहा मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं हैदराबाद का बेटा हूँ, हैदराबाद में ही पैदा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हैदराबाद शहर से ही तालीम हासिल की। सचल कॉमर्स कॉलेज से हम लोगों ने ग्रेजुएशन की सिंध यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आईसीएमए के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा और उसमें थर्ड पार्ट तक मैं जा सका। उसके बाद में मुझे जॉब मिल गई तो मैंने जॉब की ऑफर कबूल कर ली और मैं आकर जॉब स्टार्ट की। पहली जॉब भी मेरी जो थी 93 में अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था जो कि कोठरी बैराज रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट था और उसे नोएल वेसो, बाद में नोएल भी उसमें शामिल हो गया था। उस कंपनी में मैं एज अ मेजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस अपॉइंट हुआ और 5 साल तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रहा। उसके बाद में फिर जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो फिर मेरा जो पहले वाला कारोबार था कार शोरूम का, उसको मैंने दोबारा से किया और मैं कार शोरूम एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। सही। और फिर मैं दोबारा से जॉब पे चला गया 2002 में। अच्छा जावेद साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है जावेद इकबाल साहब का? आया कारोबारी शख्सियात हैं या नौकरी पेशा शख्सियात मौजूद हैं या एक ऐसा बच्चे हैं जावेद इकबाल साहब जो सोने का चमचा लेकर पैदा हुए? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि हमारा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक और जिस पे मुझे फख्र है कि हमारे वालिद ने मजदूरी करके हमें पाला और तमाम बच्चों को ना सिर्फ पाला बल्कि उनको अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रज़ा से, और हमारे वालिदैन ने हमें तमाम भाइयों को अपने तौर पर कोशिश की कि जो पढ़ने के लिए थे उनको सबको पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सभी ने कम से कम मास्टर्स किया हुआ है, सिवाय 1-2 भाइयों के। बहनों ने भी मास्टर्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है। और अब हम
अपनी जो आने वाली नस्ल है। जो चीजें हैं उसको भी आगे कर रहे हैं इस चीज को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी भी डॉक्टर हो गई है, बेटा मेरा जो है वो कमीशन का एग्जाम पास करके अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। तो ये सिलसिला अब हमारे फैमिली में, जो कि पहले नहीं थे, अब हमारी फैमिली में बहन भाइयों के बच्चे 3-4 डॉक्टर हो गए, कुछ इंजीनियर हो गए, कुछ अल्लाह ताला। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आपने बताया कि आपने पहले नौकरी स्टार्ट की है, फिर नौकरी खत्म होने के बाद यानी कि 5 साल का वो जो टर्नओवर था आपका वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने कारोबार शुरू कर दिया कार शोरूम का, फिर आपने कहा कि मैं दोबारा नौकरी में आ गया। तो कारोबार अच्छा है या नौकरी अच्छी है? आपने दोनों का मजा चखा हुआ है। हाँ देखिए, कारोबार में उस वक्त जो है कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे ना, सही, और माशी हालात जैसे वो कहते हैं ना कि नाजुक मोड़ पे खड़ा है, तो बहुत सारे नाजुक मोड़ आए, तो उस वक्त भी नाजुक मोड़ आ गया। तो फिर नौकरी को उस वक्त ज्यादा लगी, क्योंकि आपको देखें अल्टीमेट अपना घर चलाना होता है। बिल्कुल, आपको ये देखना है कि मैंने अपने बच्चे कैसे पालने हैं, घर कैसे चलाना है। तो उस वक्त मुझे ओसीएस से एज अ जोनल हेड की ऑफर आई सिंध की, तो मैंने उसको ज्वाइन किया और कंट्री हेड होकर मैंने कोई 10 साल तक समझे कि उधर हेड ऑफिस में भी इनके काम किया। और उसके बाद मैं 2010 या 12 में रिजाइन करके दोबारा जॉब की कारोबार की तरफ आ गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि हम सब कारोबार करें। अच्छा, जिस वक्त मैं कारोबार में आया उससे पहले मेरे भाई वगैरह फर्नीचर का छोटे पैमाने पे काम कर रहे थे, तो मैंने उन्हीं को आके ज्वाइन किया और हमने कहा कि हम इसको अच्छा करते हैं और बेहतर बनाते हैं। अब आपका दूसरा जो सवाल है, देखिए हर एक घर और हर शख्सियत के ऊपर मुख्तलिफ चीजें होती हैं। मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी तो मैंने जॉब कर ली। मेरा मानना यह है, या मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूं कि अगर आप जॉब से स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं जाहिर बात में प्राइवेट जॉब में रहा हूं तो मैं प्राइवेट लोगों को ज्यादा, वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट में तो लोगों के मजे आते हैं कि वो तो उनको एक परमानेंट जॉब मिल गई और उसके बाद वो करें, लेकिन जब आप जॉब में आते हैं ना, तो शुरू में आप उस वक्त तक जॉब करें कि जब तक आप अपने आप को मजबूत कर लें। फिर आप समझते हैं कि मैंने इतना अपने आप को मजबूत कर लिया है और मेरे पास 1-2 साल का मेरा घर का चलाने का गुजारा आ गया है, तो मैं अब उसको कारोबार शुरू कर सकता हूँ। अच्छा, आप कासिम अली शाह की हिस्ट्री पढ़ लें, उन्होंने भी यही किया, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हुए, उसके बाद उन्होंने सारी करनी। 10 बंदों के मैं नाम ले सकता हूँ, मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। फिर हम देखते हैं ना कि आपको अल्टीमेट ये देखना है कि यार आप अगर मिसाल के तौर पर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ सैलरी में, और अगर मैं उससे ज्यादा मैं जॉब में करता हूँ, उसके बराबर भी करता हूँ, तो मैं रिलैक्स अंदाज में वो कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी चीज का खुद मालिक हूँ और मेरे पास एक्सपेंशन के चांसेस हैं कि मैं अपने कारोबार को जितना मल्टीप्लाई कर सकूं, मेरी मेहनत के ऊपर है। तो मेरा हर बंदे को, देखने वालों को भी यही पैगाम होता है, खासतौर पर नौजवानों को, आप अपना करियर स्टार्ट करें। अगर आप जॉब आपको मिल रही है, आप जॉब से स्टार्ट करें। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप एक एस्टेब्लिश कारोबार की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी आप कारोबार में जाएं। और एक और तीसरी चीज, अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा, भाई या कोई उसमें ना तालीम की ऐसी है कि वो कोई ऐसी कर सकता है, तो उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। टाइम जाया ना करें उसका। बिल्कुल ऐसे ही। आप समझते हैं कि वो मैट्रिक क्लास के बाद उसको टेक्निकल एजुकेशन दिलाएं। 2 साल में जितने अरसे में वो रो पीट के कोई मास्टर की डिग्री हासिल करेगा, उतने अरसे में वो कितना कमा लेगा कि अपना घर चला लेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट को ज्यादातर यूथ देखती है ना, तो नौजवानों की मोटिवेशन के लिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि जावेद इकबाल साहब को जो पहली तनख्वाह मिली है वो क्या थी? देखिए, जिस वक्त हम लोग जॉब की तलाश में थे ना, तो हमारे बहुत से दोस्तों ने गवर्नमेंट की जॉब ली। अच्छा, गवर्नमेंट की जॉब ली तो किसी को 88 में मिली, किसी को 89 में, किसी को 87 में। उस वक्त कोई 720 रुपए और 1120 रुपए या 1150 रुपए तनख्वाह थी। जो कि मखत क्लर्क लेवल के कह लें, स्कूल प्राइमरी टीचर कह लें, उस वक्त की तनख्वाह है। अच्छा, इससे ज्यादा थोड़े से बड़े होंगे तो उनकी होगी। तो हमें पहले देखिए, हमें यही बताया गया था कि जब आप आईसीए में मिलेंगे ना, तो हर पार्ट के बाद आपको एक अच्छी ऑफर आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब उसकी ऑफर आई, तो मेरे पास शायद मैंने पहली जॉब जो थी वो 15,000 की थी। तकरीबन आपने हजारों से स्टार्ट किया? हजारों से, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों। और उसके साथ साथ में आपकी लाइफ चेंज हो जाती है ना। आपको फौरी तौर पर एक डबल कैबिन गाड़ी मिल जाती है। और उसके बाद आपको फ्यूल मिलना शुरू हो जाता है, बहुत सी सहूलियात मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अगर आपके पास अच्छी तालीम है और आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं, तो
आज अगर मैं 15,000 रुपए की बात कर रहा हूं, तो अगर प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद आज बंदा 5 लाख से लेके और 15 लाख की बात करेगा। तो ये वक्त पर मुनहसिर होता है, आपकी मोटिवेशन आपके ऊपर कि आप कितने कमिटेड हैं अपने काम से, अपने खानदान से, अपने आप से। ये तो हो गई आपकी स्टोरी। अब जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप दूसरों से बहुत अच्छा कमा रहे थे, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे थे, फिर ये आवाम की खिदमत का जज्बा कहां से आया? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। आप अगर हम अपने इस्लामी माशरे को देखें ना, तो इस्लाम हमें यही कहता है कि आपने अपने आप के लिए भी जिंदा रहना है, अपने खानदान के लिए भी रहना है, अपने माशरे के लिए भी रहना है। और मेरे जिस माशरे ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे शहर ने, ठीक है, मेरे सूबे ने, मेरे शहर ने, मैं तो हैदराबाद पे फख्र करता हूँ, हैदराबादी होने पे। तो जब मुझे सब कुछ अल्लाह ताला ने अल्लाह के हबीब के सदके में दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जितना भी कर सकूं मैं इसको पे बैक करूं। अब मैं कोई करोड़पति अरबपति तो था नहीं कि मैं लोगों को डोनेट कर देता। तो मेरे पास जो तालीमात थी, जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, और जो मेरे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, एक मेरे पास स्किल्स थी, मैं बहुत सारी अपने जिन कंपनी में रहा वहां पे मैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वगैरह की किताबें लिखता रहता था। अच्छा। तो मुझे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वगैरह के पैरामीटर्स मालूम थे। सही है। और मुझे प्लान्स वगैरह बनाने आते थे, मुझे अप्रूवल करानी आती थी। तो मैंने कहा कि यार इसको है। फिर 2-3 चीजों ने मेरी जिंदगी में असर डाला, 2-3 ट्रैफिक हादसा जिसमें मैंने खुद लोगों की मदद की। और उस वक्त जिस वक्त जो है एम्बुलेंसेस मिलना भी बहुत मुश्किल था। मैं 93 की बात ही आपको बताऊं कि उस वक्त ही मैं हाईवे से आ रहा था और कोई 2-3 मर्द और खवातीन बेचारे रोड पे जख्मी हालत में थे, गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनको हमने सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया और वो हमें बता रहे थे कि कोई भी हमें पिछले 1 घंटे से हम बैठे हुए, अल्लाह ने उनकी जान बचा दी, आज भी दुआएं मिल रही होंगी उनकी तरफ से। इसी तरीके से फिर शहर में जब हम कारोबारी बंदे हैं तो ट्रैफिक जाम की ऐसी सूरत हाल हो गई, तो हमें हमारे विजनरी बंदा जो होगा ना, जो भी कोई भी XYZ, वो उसको नजर आ जाएगा कि यार आगे आप कारोबारी नहीं, आप पैदल नहीं चल सकेंगे। और कोई उसके लिए मसाइल पे तो एक दिन आवाज उठा दी, उसका हल कोई नहीं दे रहा था। सही। तो हमने ये फैसला किया कि यार थोड़ा सा अपने स्टाइल को चेंज करके ऐसा काम करें, बजाय तनकीद करते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम कोई ऐसा काम करें कि जिससे आवाम को फायदा हो। इनफरादी तौर पे पहले शुरू किया, फिर उस चीज में गवर्नमेंट ने फिर फाउंडेशन बना दी, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी। मैं उसी की तरफ आ रहा था ना, ये ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन। अब क्योंकि आपने वो सफर बता दिया कि किस तरीके से आपने ये जो एक अवामी जज्बा जो आया आपके अंदर, खिदमत का जज्बा वो आया ना, तो ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन कब से बनी, अब तक कितने काम कर चुकी है, मेन जो काम है आप लोगों के वो मुझे बताइएगा। देखें, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन तो जिस दिन से हमने काम करना शुरू कर दिया था ना, तो ज़हनी दौर में तो बन चुकी थी। लेकिन उसको पेपर के ऊपर जो है हम कोई मेरे ख्याल में 15-16 में लाए होंगे या 17 में लाए होंगे, मुझे अभी सही सन याद नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और ऐड कर रहा हूँ, ये ट्रैफिक ही क्यों? अवामी जज्बा तो किसी और तरीके से भी किया जाता है। देखिए, 2-3 चीजें थी इसमें। सही है। इसमें नाम इसका ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन था, लेकिन इसमें बंदा खुदा न खास्ता अगर जख्मी होता है तो कहां पर पहुंचता है? हॉस्पिटल में। तो हमारा ताल्लुक कहां से बन गया? हॉस्पिटल से भी। हॉस्पिटल सुधारने का भी सिलसिला आ गया। फिर हमारा ताल्लुक किससे बन गया? रेस्क्यू का, जिसके ऊपर हमने बड़ी कोशिश की। तो हमने कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं बैठ के चैलेंज करके बता रहा हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट पहली मर्तबा हमने कमिश्नर हैदराबाद की मीटिंग में दिया कि सिंध के हाईवेज पर हर 40 किलोमीटर बाद एक रेस्क्यू का इदारा होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वहां पर एक्सीडेंट हो तो लोगों की जानों को बचाया जा सके। अच्छा, आज ऐसा है? ऐसा है। और उसमें सिंध हुकूमत का और रेस्क्यू 1122 का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने लिया। जावेद इकबाल साहब के मशवरे पे अमल किया गया। हाँ, दूसरा भी फिर उन्होंने दूसरा मशवरे पे अमल ये किया कि हमने रेस्क्यू सेंटर अलमंजर पे लोग डूब जाते थे, उस पे हमने देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद भी शामिल था जो उस वक्त का था। उस वक्त के जो कमिश्नर थे वो भी शामिल थे। रेस्क्यू 1122 अलमंजर पे कायम कराने में मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जो कि ज़ैनुल आबिदीन मेमन है, ये हमारे साथ थे। इन्होंने 2 दिन में उसकी अप्रूवल कराई, 2 दिन में कर दिया। अच्छा, फिर इसके साथ लिंक होते गए कि जब हम लेक्चर देने के लिए गए यूनिवर्सिटीज में, तो हमें पता चला कि लोगों को तो बेचारों को कैरियर काउंसलिंग का नहीं पता, लोगों को बहुत से बिजनेस स्टार्टअप्स का नहीं पता। तो
और फिर जब हमने इस पे काम शुरू किया तो फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का पता चला, तो फिर अब ये सारे स्कोप हम अपनी उस चीज में लेकर आ गए, फाउंडेशन में लेकर आ गए। तो अब हम ना सिर्फ ट्रैफिक पे काम कर रहे हैं, अर्बन प्लानिंग पे भी काम करते हैं, माने ना माने वो हम अपना काम कर रहे हैं। सही है। इसके बाद में हम एक बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह पहली बस पीपल्स बस सर्विस चल गई, वो हम आगे चल के बात कर लेंगे। इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारा विजन ये है कि शहर में बच्चे टर्मिनल्स वगैरह हो। तो और उसके साथ जो आपने दूसरी बात की कि यार हमारा यूथ है, उसको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें, ऐसे ही उसको बिजनेस की, जैसे अभी आपने सवाल किया कि बिजनेस सही है या कारोबार सही है, लोग उनको बताते नहीं है। फिर आधे से ज्यादा बंदों को मैं जब बात करता हूँ कि ACMA क्या है, तो वो उनको नहीं पता। ICMA का नहीं ठीक है। अब ICMA का नहीं पता हो लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और बस खत्म हो गई कहानी, या वकील बनना है। ऐसे ही। तो लोगों को अगर आप बताएं और उनकी उसके, तो ये सारी चीजों को फिर हमने इसमें शामिल किया। अच्छा देखें, जहां पे आपके साथ चलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, वहीं पे नाक़िदीन भी होते हैं ना, वो आपके खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं। तो हमने मुख्तलिफ जो इंटरनेट से सर्च करने के बाद जो एक सवालों की फहरिस्त आई, वो कुछ सवाल भी आपकी नजर करने लगा हूं कि ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने अपना काम तो किया जैसे आपने बताया, लेकिन उसके बाद भी वन वे नहीं रुक रहा, उसके बाद भी डबल पार्किंग हो रही है, उसके बाद भी ऑटोबान रोड पे रोजाना की बुनियाद पे, बल्कि मैं कहूं कि अगर मैंने कल या परसों रात को एक पोस्ट देखी कि एक बस जो है वो रोड क्रॉस करके आ चुकी थी। तो इस तरीके के वाकयात रुक नहीं रहे, फिर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन कहाँ है? देखें, ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन की खिदमत को देखते हुए ना, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड हैदराबाद ने मुझे एजाजी सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया कई सालों से। इस वक्त मैं ट्रैफिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपनी तजावीज उनको दे रहा हूँ। अच्छा, मैं एक सिविल सोसाइटी का बंदा हूं ना, हमारे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, मेरे पास ओहदा भी ऑनररी सेक्रेटरी का ओहदा है। ठीक है। हम एक पूरा प्लान बना के एक चीज के, ये चीज यहाँ पे बेहतर हो सकती है। ऑटोबान पे भी मैं आऊंगा कि ऑटोबान पे भी हमने क्या किया। सही। अच्छा, अब उसके बाद एक ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है, जिसमें काफी तादाद में असिस्टेंट कमिश्नर्स और बहुत सारे लोग शामिल हैं। फिर जो बेसिक जिम्मेदारी है ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक का निजाम जो है ना, सही करना किसी एक जावेद इकबाल का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है। सही। इसमें 60% काम है ट्रैफिक पुलिस का, 50 to 60%, और 40% काम है बल्दियाती इदारों का, जिसमें सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का खात्मा, जिसमें सेवरेज का खात्मा, और जिसमें मैन होल, खुले मैन होल का खात्मा, जिसमें पेच वर्क लगाना। अभी क्या ट्रैफिक पुलिस वाला जाके वो रोड पर डामर भी बिछाएगा और पेवर लगाएगा क्या जाके, या वो मैन होल कवर लगाएगा, या वो भाई ट्रैफिक तो वहां पे भी रुकेगी। ऐसा ही। फिर इंतजामिया का काम है कि जो कि हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को सोचना चाहिए था, और हर जगह पे एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो होता है, तो वो आपने किन जगहों पे कैसे हादसात को रोकना है। ठीक है, वो भी प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की सरबराही में और DIG हैदराबाद और ट्रैफिक SSP हैदराबाद की सरबराही में मिलके की। अब इस वक्त आप देखेंगे हमने कासवा, ये अगर आगा खान हॉस्पिटल के सामने और गुलिस्तान सज्जाद के सामने जो केटाइज लगाई है, उससे हादसा जीरो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ठीक है। किसी जगह पर इसी तरीके से अगर कासिम चौक से रानीबाग की तरफ जाएं तो वहां पर भी पहले बहुत हादसात थे। अब वन वे वायलेशन रोकना ट्रैफिक पुलिस का काम है, उसके साथ साथ अवाम का भी काम है, ये दोनों तरीके से है। ठीक है। वन वे वायलेशन पे अगर अवाम खुद भी एहतियात करे तो वो रुक सकती है, लेकिन इसमें बुनियादी किरदार देखें, अब टेक्नोलॉजी को आगे आना पड़ेगा। अब आपको ई चालान सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। अब हर जगह पे ना तो ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अगर ई चालान हमारा हर उन स्पॉट पे नाफिज हो जाए तो लोग डर खौफ से, हो सकता है 1-2 मरतबा लोगों के चालान हो जाए, सही है, लेकिन लोगों की जिंदगियां बचनी शुरू हो जाएंगी, लोगों के हादसात हो जाएंगे। हाँ, डबल पार्किंग, अब डबल पार्किंग में कोई मुस्लिम बंगिश तो किसी को नहीं कह रहा है जावेद इकबाल कि आपने डबल पार्किंग करनी है। सही। आप या मैं तो यहाँ पर बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि डबल पार्किंग नहीं करनी और वन वे वायलेशन नहीं करना, लेकिन लोग कर रहे हैं। हाँ। इनको रोकना किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस का काम। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अगर ट्रैफिक पुलिस हम इत्तफाक से अभी आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो एक दो दिन पहले हमने SSP हैदराबाद के साथ में एक बड़े वक्त के साथ मीटिंग की, और जो चीजें आप बता रहे थे, तो उन्होंने कहा इस पे क्या होना चाहिए। हमने कहा इस पे आप स्नैप चेकिंग करें ना, जैसे आप क्राइम के ऊपर करते हैं।
आप मुख्तलिफ रोडों पे टीमें अपनी खड़ी करें, ठीक। और आप जब देखेगा लोग कि अब सुबह 11 बजे भी यहाँ पर मेरा चालान हो सकता है, शाम को 7 बजे भी हो सकता है, रात को 11 बजे भी, ऐसे ही होगा। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि कोई चालान करके रेवेन्यू करना। हाँ। हमारा मेन मकसद है कि लोगों को उन लोगों को कि जो जिनको राइट ऑफ वे है उनको राइट ऑफ वे प्रोवाइड करना। भाई वन वे वाला तो अपनी खिलाफ वर्जी कर रहा है ना, वो दूसरों को क्यों टाइम जाया कर रहा है? सही, तो ये चीज है। ठीक। अच्छा, जैसे आपने बताया ये पूरे एक सफर था जो आपकी ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन का है, मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग ये जो काम करवाते हैं इसका फंड्स कहाँ से आते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, जो फाउंडेशन अपने तौर पे प्लान वगैरह बनाती है और सबमिट करती है इदारों को, हमारा ना कोई बैंक अकाउंट है, फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। सही। हम लोग अपनी तनख्वाह में से, मेरे बच्चों की तनख्वाह में से या अपने पैसों में से जो सदका जारिया कर सकते हैं, उससे हम कहीं पे कोई रिफ्लेक्टर टेप लगवा दी, कहीं पे कोई प्लान बना के गवर्नमेंट के इदारों को दे दिया, सही। मिनट्स की तैयारी के लिए पेपर वगैरह तैयार कर लिए, अखबारात में कहीं अवेयरनेस के पैगाम चलाने वो चला दिए। सही। इस किस्म की चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ हम लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे जिस तरीके से मेडिकेम अगर बोर्ड लगा रहा होता है तो हम उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे होते हैं, या जितना हम कर सकते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन वो भी हमारा कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन उसमें भी उनका हिस्सा जो है 99% होता है। मैं आपको सीधी बात कर दूं, या अल खिदमत वालों ने अगर 2 कश्तियां रेस्क्यू को दी तो 100% उनका था। हमारा काम था उनको लाके मिलवाना, उनके साथ जाकर वो तमाम मराहिल तय करवाना जो कि MOU साइनिंग में थे। तो उसमें हम भी सवाब के हिस्सेदार हो गए। अगर हेजर्ड बोर्ड्स लगवा दिए तो हम भी हो गए। अगर डायरेक्ट इनको कोई उस तरीके से IT सेंटर हमने करवा दिया अल खिदमत के जरिए सेंट्रल जेल में। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक सिग्नल सीन अप्रूव करवा दिए। एक हमने पार्किंग प्लाजा अप्रूव करवा दिया। एक लग चुका गिद्दू में, एक पार्किंग प्लाजा आपका पार्किंग एरिया बन गया 6 नंबर लतीफाबाद में। पार्किंग प्लाजा अप्रूव हो गया जिसकी सिंध हुकूमत ने मंजूरी दे दी, फंड उसके अप्रूव हो गए, मकसद सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी, फंड मंजूर हो गए उसके। अब मेरे काम में नहीं है ना स्टार्ट करना। पीपल्स बस सर्विस की हमने रिक्वेस्ट कर दी, बहुत शुक्रगुजार हैं शर्जील इनाम मेमन साहब के। उन्होंने हैदर चौक से हटड़ी चला दिया, हैदर चौक से या हालानाका से टंडोलियार चला दिया। उसी के साथ उन्होंने ऐलान किया था कि हम उस तरफ आने वाले कि हम करेंगे कोहसार का जो रूट है हैदर चौक से लतीफाबाद और कोहसार रूट फ्री। तो हमने अपना पूरा पेपर वर्क कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पीड ब्रेकर सही करवा दिए, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया, दरख्तों की ट्रिमिंग करा दी। अब इफ्तिताह करना और गाड़ियां प्रोवाइड करना वो शर्जील इनाम मेमन साहब का काम है। आपके तवस्सुत से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, ना सिर्फ ये वाला रूट बल्कि इसके बाद आप हमें जामशोरा का रूट भी दें और आप हमें कासमाबाद का रूट भी दें ऐसे ही। तो, और इसके साथ साथ आप हमें झील पार्क साइट एरिया का रूट भी दें, तो ये हमारा पूरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। सही। और इसके अलावा जो आपने बात की ना पहले भी जी कि ट्रैफिक के निजाम में, देखिए ट्रैफिक का निजाम उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक शहर से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का खात्मा नहीं होगा। सही। हम लोग ये तय कर लें पहले जिन शहरों ने भी तरक्की की है ना पाकिस्तान के या दुनिया के, उन्होंने इन चीजों पे पहले काम किया है। सही। कि ये आपको काम करना पड़ेगा और पोस्ट ऑपरेशन मॉनिटरिंग का निजाम सही करना पड़ेगा। हमें अपने सेवरेज के नालों की सफाई करनी होगी, अदरवाइज हम बरसातों में यही रोने धोने करते रहेंगे। ऐसा ही आजकल भी यही खबरें चल रही है कि बरसात होने वाली है लेकिन नालों की सफाई बिल्कुल उसके बगैर कोई हल ही नहीं है। हमें अपने पंपिंग स्टेशन को सही करना पड़ेगा। हमें वो पहले वाले निजाम से निकल के नई मोटरें उधर लगानी पड़ेंगी, उधर एक्सप्रेस फीडर लगाने पड़ेंगे। कि एक इंजीनियर कह देता है कि जी मेरे पास लाइट ही नहीं है, मैं मोटर कैसे चलाऊं। ना पीने के पानी के लिए भी वो यही बात करते हैं, सेवरेज के लिए भी। मकसद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है। तो और हो सकता है कि ये इदारे काम भी कर रहे हो इस पे, लेकिन हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, और मैंने आपको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि एक तरफ ट्रैफिक पुलिस को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी, ठीक है। ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड उनको राय दे सकता है, तजावीज दे सकता है, इम्प्लीमेंट कराना है, इन्फोर्समेंट कराना उनका अपना काम है, उनके। अच्छा, एक ऐसे ही थोड़ा सा मजाहिया सा सवाल है, जब आपने ट्रैफिक पुलिस की बात की तो मेरे जहन में आया, क्या कभी आपने इस बात पे राय दी ट्रैफिक पुलिस को कि ये जो लोग लड़कों को रोक के उनसे रिश्वत ले रहे होते हैं या चाय पानी के पैसे ले रहे होते हैं, इस पे कभी कोई मशवरा हुआ? यार देखें, मैंने 1-2 जगह पे हमारी दोस्तों के डिस्कशन में ये बात आती है। सही। कि यार ऐसे तो जिस इदारे को आप चले जाए ना उसमें कुछ ना कुछ है। क्या आप
पानी का कनेक्शन आराम से ले सकते हैं? क्या बिजली का कनेक्शन आराम से ले सकते हैं? सही। क्या आप दीगर तमाम मसाइल आराम से कर सकते हैं? तो इसमें भी दे दिया करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी मुआशरे का हिस्सा है। सही। मुआशरा जब सही होगा ना तो सारी चीजें बेहतर होंगी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप कल को किसी हेस्को वाले को बुलाएं और आप हेस्को वाले से ये पूछेंगे, जाहिर बात है आप उनसे सवाल यही करेंगे। बिल्कुल, उनको बुलाया था, उनसे अवामी सवाल किए तो उनसे आप ये सवाल करेंगे। तो बात मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। पहली बात तो ये है कि आप इससे बचे ना, दीन ने आपको किया भाई। अच्छा, हम भी तो कर रहे हैं ना बेलोस, 24 घंटे लगे हुए, ना कोई हमारी तनख्वाह है, ना हमारा कोई फ्यूल है, सिर्फ किस लिए करें। और अच्छा, कई मरतबा एप्रिसिएशन भी नहीं है, तनकीद है। अफसरान के पास कई मरतबा घंटों बैठे हुए कि अब साहब फारिग हो तो फिर हम अपनी बात करें। सही। ठीक है। अच्छा, उनकी भी मजबूरी होंगी कि सब कुछ है, लेकिन क्यों कर रही है ये सारा कुछ, ये सारी जद्दोजहद? क्या इससे कोई बेनिफिट है? चेंबर में मैं था, चेंबर से रिजाइन करके मैं आया था ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन में, और उसमें तय किया था कि ना कोई यूनियन काउंसिल का इंतखाब लड़ना है, ना कोई टाउन चेयरमैन का लड़ना है इंतखाब। सही। ना इससे कोई बिजनेस को फायदा हो रहा है, ना मैं इससे कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूं या कोई मुझे उससे फायदा हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जो हमें हुक्म है कि आपने खल्के खुदा की मदद करनी है जिस कैपेसिटी में आप हो। मैं इस कैपेसिटी में था, मैं समझता था कि मैं इस चीज में ज्यादा बेहतर कर सकता हूं। अच्छा, ये वाली फिर हम उनको भी लेक्चर देते हैं। अब लेक्चर दो तरह के हो जाते हैं। वो कहते हैं सर आप तबलीगी वाले लेक्चर दे रहे हैं या ये वाले थे। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे खुद बड़ी हैरत हुई। काफी लोग ऐसे हैं कि जो 1 रुपए को भी बहुत गलत समझते हैं, और मैंने उनसे इंटरव्यू लिया पर्सनल ऐसे कि मैंने कहा कि यार क्या हुआ आपकी जिंदगी? बोला बहुत शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। अच्छा, मुझे जावेद साहब ये भी बताइएगा, एक और मैंने पोस्ट देखी हैदराबाद अपडेट पे, लतीफाबाद 6 नंबर में आप लोगों ने वो लगवाए, इसको गालिबन फुट रेस कहा जाता है या केडाइस, हाँ, केडाइस लगवाए। और ये केडाइस मैंने एक वीडियो देखी, एक फैमिली एक बाइक पे जा रही थी और वो केडाइस जंप से पहले भी लगे हुए, जंप के बाद भी लगे हुए। अब वो फैमिली, आप समझते हैं आजकल एक बच्चा या 2 बच्चे, एक मियाँ बीवी, 4 बंदे बाइक पे, और जैसे बाइक चढ़ी अब वो रुक गई बाइक। फिर वो इतनी मुश्किलों से आगे जा रहे हैं। तो आवाम को इस जगह पे खास तौर पे, और ना एक हिलाल अहमर के सामने आपने ऐसे वो बनवाया, ये कह रहे हैं सर्कल, यू बना दिया। हाँ, यू बना दिया। ये क्या समझते हैं, ये सही था? अच्छा, एम्बुलेंस तेजी में निकल रही है, एम्बुलेंस वापस जा रही है, तो उसको कंफ्यूजन। अच्छा देखें, ऐसा है, यही एम्बुलेंस की बात भी पहले रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो बंदा बेचारा हॉस्पिटल पे आ रहा है, बिल्कुल खुसूस खवातीन और बच्चे, उनको पता ही नहीं होता था, वो इतने परेशानी में हॉस्पिटल से निकल रहे होते थे या जा रहे होते थे, और सामने से हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई और कारों वाले भाई इधर स्लो भी नहीं करते थे। हॉस्पिटल का बोर्ड भी लगा हुआ है, हारन बजाना भी मना है, वहीं पे हारन भी बजा रहे होते थे और वहीं पे रेसिंग भी कर रहे होते थे। ठीक है। तो हमें भाई ज्यादा लोगों को बचाना है। दूसरा, स्पीड ब्रेकर वाली बात, वो हमने ये जितनी भी जगह पे लगाए ना, लोगों की रिक्वेस्ट पे लगाए। सही। अब उधर पहले से उधर स्पीड ब्रेकर बना हुआ था, हमने इनको कहा कि आप स्पीड ब्रेकर इनका खत्म कराएं। एक खत्म करा दिया वहां की मस्जिद की इंतजामिया ने या जो भी वहां के महल्ले की कमेटी ने, जिनकी दरखास्त पे हमने लगाया था। सही। अब वो मामला सही हो गया। इसके अलावा अच्छा, हम मजमूई तौर पे देखें ना कि इससे हादसा, अगर आपके 1000 हादसा हो रहे हो और आपके 200 पे आ जाएं या 100 पे आ जाएं, तो और 900 बंदों की जानें बच रही हो और छोटे मोटी आप तकलीफ बर्दाश्त कर लें, तो मेरे ख्याल में ये सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कोई हल भी नहीं है। हमने बोर्ड लगा के देख लिया, कोई नहीं रुक रहा। अभी ऑटोबान पे आप क्या करेंगे? ऑटोबान पे एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। अभी रोड तो वो बहुत अच्छा बन गया है, आप मुझे बताएं उसको रोकने का तरीकाकार क्या है हमारे पास? मैंने तजवीज दिया। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि अभी आप इधर स्पीड ब्रेकर बना दे, कोई कह रहा है केडाइस बना दे। नहीं, इसके अलावा भी कर सकते हैं हम। इधर हम ई चालान सिस्टम यहाँ पे क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते फौरी तौर पे? 60 की स्पीड पे यहाँ पर हम एनफोर्समेंट अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा हमारे यू टर्न पे जरूरत आ रही है, खासतौर पे वो 2 नंबर वाले जो ये भिटाई की तरफ मोड़ रहा है, यहाँ पे ज्यादा हादसा होते हैं, यहाँ पे आप ट्रैफिक सिग्नल लगा दे। ठीक है। तो 2 मिनट। अब बंदे भी तो जो 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाला रोड है, वहां पे 120 पे ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारे आवाम का भी बड़ा एक फुकदान है। बस वाले को किसी ने कहा था कि आप इधर रेसिंग लगाते हुए जाओ, ऐसे ही वो यहाँ से वहां आ गया। तो भाई कल को तो कोई आप रोड ही नहीं बना सकोगे। आप इस डर से रोड नहीं बना सकोगे कि यार हमने रोड बना दिया तो लोग तेज चलाएंगे। अभी तो फेज 1, 2 शुरू हुआ है, अभी तो 3, 4 बनना है, रिंग रोड बनने हैं आपके। ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए जल्दी से, जैसे आपने पीपल्स बस सर्विस की बात की है, तो मुख्तसर
मसलन क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का टाइम बहुत शॉर्ट होता है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मसाइल पे गुफ्तगू हो सके, इसमें पीपल्स बस सर्विस कौसार के लिए कब स्टार्ट होने वाली सर है? मैं तो चाह रहा हूँ कि कल स्टार्ट हो जाए। देखिए फिर कहाँ हाँ, ले आ रहा है? रुकी हुई है हुकूमत ही उस पे। मैंने आपसे पहले कहा ना कि बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब का और हुकूमत सिंध का। हमारी जो भी प्रपोजल इधर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजी, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबदीन मेमन ने ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया इसके ऊपर। सही। दीगर लोग भी आवाज उठा रहे थे, असेंबलियों में भी आवाज उठी, सही। उनका भी शुक्रिया। लेकिन हमने ऑफिशियल लेटर के जरिए उनको दिया, वो हमारा लेटर एंडोर्स होके गया, उसकी अप्रूवल आ गई। अप्रूवल आ गई? अप्रूवल से मतलब उसके बाद उन्होंने टेक्निकल टीमें भेजी। अच्छा। टेक्निकल टीमें भेजने के बाद उन्होंने सारे विजिट कराए हमारे साथ। सही है। हमसे टेक्निकल रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट मांगने के बाद उस पर लिखा हुआ था कि ये 20 स्पीड ब्रेकर है, इनको हमवार करना है, दरख्तों की ट्रिमिंग करानी है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट करानी है। वो करवाया? उनके लेटर पे हमने करवा दी। सही है। सही है। अब हमने सब कुछ करा दिया। अब बस का इफ्तिताह तो मैं नहीं कर सकता भाई, बस का ऐलान वजीर साहब ने करना है, हुकूमत सिंध ने करना है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, इंशाल्लाह ताला मेरा गुमान ये है, मैं अच्छे वो गुमान रखता हूं। मैंने इनसे गुफ्तगू की है सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी वालों से, वो बहुत अच्छा अर्बन ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का विजन रखते हैं। सही है। उम्मीद ये है और दरखास्त भी ये है कि जल्द अज जल्द उसको इफ्तिताह कर दिया जाए। हैदराबाद और हाँ, एक और अपना जो सिंध हुकूमत का इंफॉर्मेशन पेज है जिसके क्लिप आजकल बहुत चल रहे हैं, उस पे भी ऐलान हुआ हुआ है हैदराबाद से कौसार का और हैदराबाद से टंडोलियार का। हैदराबाद को पहले स्टार्ट होना था, चले हमारे ही लोग टंडोलियार भी जा रहे हैं, उसका हो गया। लेकिन हैदराबाद को अभी कर दें और इसके साथ साथ जामशोरो और कासोवाद के रूट को भी स्टार्ट उम्मीद है कि भाई कौसार के लोग भी इससे सर मेरी तकरीबन बात होती है। लेकिन अब क्या होता है कि शायद सियासी प्रेशर आ जाते हैं कि कई दूसरे रूट को खोलना पड़ जाता है। लेकिन ये हैदराबाद के 5 लाख 6 लाख लोग उससे मुस्तफीद होंगे, लोग आपको दुआएं देंगे हुकूमत सिंध को, और अर्बन सिस्टम आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। एक छोटा सा सेगमेंट होता है बिल्कुल एंड के अंदर, रैपिड फायर सेगमेंट कहता हूं मैं इसे, और इसके अंदर रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपके सामने एक नाम लूंगा, जो भी आप उनके बारे में सोच रखते हैं ना, आपने वो बताना होगा ना जी। तो रैपिड फायर क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, हैदराबाद से इसका आगाज करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन मेमन साहब। एनर्जेटिक यंग बॉय। कमिश्नर फैयाज हुसैन अब्बासी। अवामी बंदा और अच्छा ब्यूरोक्रेट। रेस्क्यू 1112 इमरजेंसी ऑफिसर रोशन अली मैसर। 24 घंटे खिदमत के लिए तैयार। अब अगर मैं बात करूं मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो साहब। मेयर हैदराबाद बड़ी स्कीमें, बड़ी प्लानिंग और बड़े काम। और जाम खान शोरो साहब। जाम खान शोरो साहब इरिगेशन और बैराजिस कैनाल। और शर्जील इनाम मेमन साहब। ट्रांसपोर्ट बेहतर करने के लिए अच्छे काम। शहबाज शरीफ साहब। एनर्जेटिक बंदा और स्पीडी बंदा, लेकिन मोहसिन नकवी ने मात दे दी है। आसिफ जरदारी साहब। मसलियत का बादशाह। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ प्लस। सही। जनरल आसिम मुनीर साहब। पाकिस्तान का फखर और पाकिस्तान का एतमाद, पाकिस्तान का हीरो। अल्ताफ हुसैन। बेहतरीन सियासतदान, अपने वक्त का बेहतरीन सियासतदान और डिसिप्लिन का माहिर। इमरान खान। इमरान खान इब्तदाई नारे बहुत अच्छे, आवाम को दिल जीतने वाले, सियासत में बहुत कुछ सीखने की जरूरत। ठीक है जावेद इकबाल साहब, हमारे नाजरीन को, तब्दीली पॉडकास्ट के नाजरीन को और हैदराबाद के अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए पैगाम मेरा यही है, चूंकि मैं समाजी शोबे में काम कर रहा हूं, मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि महज़िब मुआशरा जो है ना, उसकी ट्रैफिक से पहचाना जाता है। तो बराए मेहरबानी जो इदारे जो काम कर रहे हैं, उनकी गलतियां कोताहियां अपनी जगह पे होंगी, उनकी अच्छाइयां भी अपनी जगह पे होंगी, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें। वन वे वायलेशन ना करें, डबल क्रॉसिंग ना करें, स्पीड से गाड़ियां ना चलाएं। अगर हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन आपको नए रोड तामीर करके दे रही है तो उस पर वो करें। दूसरा, इसके साथ साथ अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर रखें, दूसरों के साथ अच्छे रवैये करें। हैदराबाद शहर सबका है, आप इसको पे बैक करें, हम भी पे बैक कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग करेंगे और सिर्फ हमारे काम होने चाहिए पे बैक के लिए या अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह इसकी बेहतरीन रजा देता है, बेहतरीन अजर इंशाअल्लाह ताला अता फरमाएगा। यही पैगाम है। नौजवानों से ये कहना है कि मायूस नहीं होना, हर दौर में यही हालात रहे और मुश्किलात रही हैं। कामयाब वो बंदा रहा है जो कमिटेड रहा है और जिसको अपने गोल्स का पता हो और अपने टारगेट्स को उसको बहुत वाज़ेह तौर पर पता हो। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपके वक्त का, कि आपने वक्त दिया और खास तौर पर आप यहाँ तशरीफ लाए। तब्दीली पॉडकास्ट की पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी आपकी पूरी टीम
नाज़रीन का बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे सवालात और एक शहर से मुतालिक सवालात। मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो कीमती वक्त निकाल के हमारी इन स्टोरीज को देखते हैं और स्टोरीज को ही नहीं देखते बल्कि कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करते हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई वाले पॉडकास्ट पे भी लोगों के कमेंट्स आए और मुझे दिली खुशी होती है, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तब्दीली पॉडकास्ट की पूरी टीम को खुशी होती है कि आप हमारे काम को सराहते हैं। इसी तरीके से सराहते रहिएगा। जहां कहीं हम गलत कर रहे हो तो आप हमें इस्लाह कीजिएगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्लिम बंगश को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।